हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है यूनिट 10 विच इज क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस and for all the JIB related updates do join our telegram group. I have shared the link in the description box. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो विच इज ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसे अर्थ के टेम्परेचर में, रेनफॉल पैटर्न्स में, वेदर कंडीशंस में जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज रेफर टू द क्लाइमेट चेंज। अब ये जो क्लाइमेट वेरिएशंस होते हैं ये नेचुरली भी हो सकते हैं, ओके, लाइक द चेंजेस इन द सोलर रेडिएशन या अर्थ की जो ऑर्बिटल साइकिल है, ओके, उसमें वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हो गए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और मेजर कॉज क्या होता है क्लाइमेट चेंज का? दैट इज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जहाँ पे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस उनका हम लोग यूज कर रहे हैं, उनको बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो उन फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो एमिट होती है, जिसमें कि आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से फिर क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट करने लगते हैं, फ्रीक्वेंट हीट वेव्स आ जाते हैं, ड्रॉट आ जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ओके, हेल्थ इशू ज्यादा आ जाते हैं, हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाते हैं, ओके, तो ये सारी चीजें इसका क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। द पेरिस अग्रीमेंट was adopted in 2015 to limit the global temperature rise. अब पेरिस अग्रीमेंट एक इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट किया गया था इन द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 में, ओके, पेरिस फ्रांस में, जहां पे कंट्रीज ने अपने ये अग्री किया था कि जो टेम्परेचर राइज है उसको हम लोग लिमिट करेंगे वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो टेम्परेचर राइज था उससे हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस ही ज्यादा हो सके, ओके, उससे ज्यादा ना हो टेम्परेचर राइज, तो उतना हम लोग इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहा था तो अपने आप ही जो CO2 ग्रीन हाउस गैसेस कम एटमॉस्फेयर में एमिट होती थी, ओके, ग्लोबल वार्मिंग कम थी। बट अब क्योंकि इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, ये सब गैसेस एमिट करती ही है एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग जो टेम्परेचर राइज है उसको कंटेन करेंगे बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, एंड एफर्ट्स और दिए जाएंगे टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो आपका टेम्परेचर राइज का जो था लेवल, उसके 1.5 डिग्री सेल्सियस ही और ज्यादा हो, उतना हम लोग लिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ये अग्रीमेंट पेरिस में साइन हुआ था इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। To limit the global warming to 1.5 degree Celsius, scientists recommended that by 2030 global emissions should be cut by 45% compared to 2000 level. अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइंटिस्ट ने क्या रेकमेंड किया है कि अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस इतना अगर आप अचीव करना चाहते हो कि भाई इतना लिमिटेड हो ग्लोबल वार्मिंग राइज, तो उसमें जो ग्लोबल एमिशंस है वो कम से कम 45% हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू व्हाट वी आर एमिटिंग इन 2010. Countries had communicated their nationally determined contribution to the United Nations Framework Convention on the Climate Change. तो UNFCCC अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज ने अपने NDC सबमिट करे थे कि डिफरेंट क्या टारगेट्स है जो कंट्रीज खुद से ले रही हैं कि किस तरीके से वो ये एमिशंस को कम करेंगी, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करेंगी, ओके, तो इसमें कंट्रीज किस तरीके से फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करेंगी, ज्यादा से ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स लाएंगी। तो ये सारी डिफरेंट कंट्रीज ने क्या है अपने टारगेट्स क्या है अपने लिए सेट किए थे। Sustainable Development Goal 13 is about the climate action and is one of the 17 SDG recognized by the United Nations in 2015. तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पढ़ेंगे, ओके, जहां पर 17 SDGs अडॉप्ट करे गए, जिसमें SDG 13 है दैट इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, जहां पे
ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को कम कर सके, इसको कम कर सके क्लाइमेट चेंज को, और क्या डिफरेंट एक्शंस ले सके, ओके, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. The official mission statement of the goal is to take urgent action to combat the climate change and its impact. It has its own targets which are to be achieved by 2030. तो डिफरेंट SDG गोल्स सेट किए गए हैं, उनका 15 years का टाइम पीरियड है. They have to be achieved by 2030 and similar is for the SDG 13, जिसका मेजर गोल है to take urgent action to combat the climate change and its impacts. सो देखिए, दीज आर द 17 SDGs जो सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2030 एजेंडा ये अडॉप्ट किया था रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सो दीज आर द 17 SDG. SDG 1 इज नो पावर्टी, जहां पर पावर्टी एलिमिनेशन की बात हो रही है इन ऑल द कंट्रीज. हंगर रिमूव करने की बात हो रही है. SDG 2 में जीरो हंगर. SDG 3 is related with good health. SDG 4 is related with quality education. SDG 5 is about bringing gender equality. SDG 6 is based on clean water and sanitation. SDG 7 is based on having affordable and clean energy. SDG 8 is based on decent work and economic growth. SDG 9 is based on industry innovation and infrastructure. SDG 10 is based on reducing inequalities. 11 is on building sustainable cities and communities. 12 based on responsible consumption and production. 13, which we are focusing on this chapter, is about climate action. SDG 14 and 15 is based on life below water and on land. SDG 16 is bringing peace, justice and strong institutes. And SDG 17 is building partnerships for the goals. So ये भी आपको याद रखना है कौन सा SDG किसके लिए है, क्योंकि उस पे से भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं, जहां पे SDG 8 पर क्वेश्चन आया था विच इज बेस्ड ऑन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो किसी पर भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा पूरी टेबल को. और तो टोटल आपके 17 SDG सेट किए गए थे, अंडर विच देयर आर 169 टारगेट्स टू स्पर द एक्शंस ओवर द नेक्स्ट 15 years. तो ये गोल्स आपका जो टाइम पीरियड सेट किया गया है दैट इज द नेक्स्ट 15 years, दैट इज फ्रॉम 16 to 30. ओके 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है, जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके सभी कंट्रीज का, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके विद द सोशल इक्वालिटी के साथ, सोशल इक्विटेबल एक एनवायरनमेंट बन सके. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड द SDG 13 विच इज द क्लाइमेट एक्शन. सो देखिए 2008 में सबसे पहले आपका एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये लॉन्च किया गया था, जहां पर एक पूरा फ्रेमवर्क रेडी किया गया था थ्रू 8 नेशनल मिशंस. इसके अंदर 8 नेशनल मिशंस बनाए गए थे, लाइक नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया. ये सारे 8 मिशंस थे. ओके, जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसके अंदर में. और फिर आपका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 2026 थी विच वॉज हेल्ड इन ग्लासगो, वहां पे इंडिया ने पंच अमृत कमिटमेंट्स 5 मेजर क्लाइमेट कमिटमेंट्स अपने सबमिट किए थे, which were achieving the target of net zero carbon emissions by the year 2070. So by 2070 it aims to achieve net zero carbon emissions, achieving 500 gigawatt non fossil energy capacity by 2030. तो जो अभी फॉसिल की जगह जो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी कमिटमेंट्स बढ़ाएंगे, अपनी 500 गीगावाट ऐड करेंगे बाय 2030 एंड फुलफिलिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030. So 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट विल बी फुलफिल्ड थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी. India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now onwards till 2030. So total 1 billion tons of CO2 reduce करेगी. By 2030 reduce the carbon intensity of its economy by 45%. तो कम से कम 45% से reduce करेगी वो अपनी carbon emissions till 2030. So these were the 5 major climate commitments जो कि इंडिया ने सबमिट करे थे. Okay, in the conference of party which was held in Glasgow in 2020. COP 26 था ये. Okay, नेक्स्ट मेजर अपडेट्स है जहां पे इंडिया ने अपडेटेड अपना NDC सबमिट किया, अपडेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इनको नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे सब कंट्रीज हमने बताया था अपने टारगेट सेट करती है. सो फॉर द नेक्स्ट 2031-35 पीरियड के लिए इंडिया ने अपडेटेड NDC जो सबमिट किया है वो भी आपको पता होना चाहिए.
So first is relating the emission intensity, where it targets to reduce the emission intensity of its GDP by 47% by 2035 compared to 2005 level. So जो पुराना NDC था वहां पे aims to reduce it by 45% by 2030, और ये नया टारगेट है that is to be achieved till 2035, वहां पे 47% वो अपनी कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगी. Then regarding non-fossil energy, it is committed to achieve 60% of its cumulative stored electricity capacity from the non-fossil sources. तो जो 2030 में 50% था वो बढ़ाकर इंडिया ने 60% का टारगेट अब सेट कर दिया है, जहाँ पे वो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी. ओके, रादर देन यूजिंग इट फ्रॉम द कोल एंड ऑल बाय 2035. एंड एन एडिशनल कार्बन सिंक वुड बी क्रिएटेड. कार्बन सिंक का काम कौन करता है? फॉरेस्ट और ट्री कवर, जो कि कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं. तो और ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर बनाएगी, विच कैन एक्ट एज एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट बाय 2035. तो जो इसमें पुराने में आपका 2.5 बिलियन टन्स का था, वो इसमें 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन sink would also be created by 2035. So these are the updated NDCs which were submitted for the period of 2031-35. So देखिए, हम लोग दिव्य करियर में हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेटेड चीजें हैं वो आपके सामने लेकर आए, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस पूछे जाने के काफी चांसेस होते हैं और ये कहीं और आपको नहीं मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द बैंक्स एंड क्लाइमेट चेंज. अब बैंकिंग सेक्टर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अब वो कैसे रोल प्ले करती है? क्योंकि बैंक जो होती है वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को. तो इनके लिए भी जरूरी है कि वो सोच समझ के फाइनेंस करे कि वो किस टाइप की इंडस्ट्रीज को, प्रोजेक्ट्स को फंड प्रोवाइड कर रही है. ओके, तो इसकी वजह से इसीलिए इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट क्राइसिस. So climate change is likely to lower the India's GDP by 2.8% per year by 2050 according to World Bank. तो World Bank ने estimate किया है कि climate change की वजह से जो इंडिया के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे काफी असर पड़ेगा, and it is going to reduce our GDP by 2.8% per year by 2050. Indian banking industry has a key role to play in responding to the climate crisis in terms of managing the risk that a climate change poses to their operations and also funding the India's energy transition. So climate change की वजह से बैंकिंग जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके भी ऑपरेशंस हैम्पर करेंगे, और साथ में वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली है उस पे उनके डिसीजंस, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. The Financial Services Task Force of Sustainable Market Initiative suggests the strategies on how the banking sector can support the transition. तो ये आपका एक टास्क फोर्स सेटअप हुआ था, फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स ऑफ सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव्स. ओके, तो इसमें इन्होंने ये सजेस्ट किया था किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है रिगार्डिंग इट. तो इसमें सबसे पहले क्या है? बेंचमार्किंग द डेफिनेशंस ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट्स. बेंचमार्किंग का मतलब है कि बहुत जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेटअप हो सके, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया सेटअप हो सके टू डिटरमाइन कि कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन सी एक्टिविटीज हैं जो क्वालिफाई करती हैं एज सस्टेनेबल और एज ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो पहले तो वो एक प्रॉपर बेंचमार्किंग होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेटअप होने चाहिए कि बैंक्स प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई कर सके अकॉर्डिंगली. ओके, जिससे कि एक तो ग्रीन वॉशिंग के रिस्क भी कम हो. ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? ये एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस होती है जहां पर प्रोजेक्ट्स को एज अ ग्रीन प्रोजेक्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, बट एक्चुअली में वो होते नहीं है. ओके, तो इसकी अगर एक प्रॉपर बेंचमार्क होगा, कॉमन स्टैंडर्ड सेट होंगे, तो बैंक्स भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि कौन से प्रोजेक्ट जेन्युइनली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी और उन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को इजीली फंड मिल सकेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. ओके, नेक्स्ट है अंडरटेकिंग सिनेरियो एनालिसिस. सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है? इसमें ये एक रिस्क असेसमेंट टेक्निक होती है जहाँ पे बैंक ये इवैल्यूएट करती है कि किस तरीके से जो डिफरेंट क्लाइमेट रिलेटेड सिचुएशंस अगर फ्यूचर में अराइज होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, उसके कस्टमर्स पे, उसके बिजनेसेस पे पड़ेगा. ओके, कि मतलब कितना फ्यूचर लोन डिफॉल्ट हो सकता है. ओके, ऑपरेशनल रिस्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके. ठीक है, तो ये सारी चीजें वो इवैल्यूएट करती है अंडर डिफरेंट सिनेरियोस.
ठीक है। नेक्स्ट है असेसिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पर वो देखती है कि भाई क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है जिसको वो टैप कर सकती है। अब जैसे गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स दे रही है ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को, तो उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, ग्रीन बिल्डिंग्स को ज्यादा फंड देगी, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फंड देगी। वहीं अगर वो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग देती है और उसपे कुछ तरीके का आगे चलकर रूल्स रेगुलेशन आ गया ओके, तो फिर वो लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बैंक्स को ये सारी चीजें देखनी है कि वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करे ओके, उस टाइप की अपॉर्चुनिटी को वो टैप करे, ठीक है, ग्रीन लोन्स प्रोवाइड करे। तो ये मेन 3 स्ट्रेटजीज इन्होंने रेकमेंड करी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट CSR which is corporate social responsibility. So CSR is to voluntarily incorporate economic, social and environment obligation in the business operations to achieve long-term growth and demonstrate beneficial impact on the environment, employees, consumers, shareholders and communities. अब CSR क्या होता है? अब जैसे बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करता है तो वो एक उसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई, बट साथ साथ उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। उसको ये भी देखना है कि जो उसके प्रोडक्ट्स है वो कितने एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो एनवायरमेंट कंसर्न भी उसको अपने ऑपरेशंस में लाना है ओके, पेपरलेस इनिशिएटिव्स लेने हैं, डिजिटल फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करना है, सोशल जस्टिस इक्विटी हो ओके, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है, जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उससे कुछ एजुकेशन है, हेल्थ इनिशिएटिव्स है, इन सबको वो लोग फंड करे। सो बिजनेस का सिर्फ काम प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऑल्सो हैज टू इंटीग्रेट द एनवायरमेंटल कंसर्न ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो CSR के अंदर वही बोला गया है, तो जो कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका एटलीस्ट 2%, एवरेज 2% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स उनको CSR एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर वो सोसाइटल वेलफेयर एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करे ओके, जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। सो सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल सपोर्ट फॉर CSR इन इंडिया। इसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 35 इंडियन कंपनीज एक्ट का जो कि अप्लाई करता है ऑन ऑल द कंपनीज जो कि ये क्राइटेरिया फॉलो करती है, दैट इज दोज कंपनीज व्हिच आर हैविंग द नेटवर्थ ऑफ ₹500 crores or more, or which are having a turnover of ₹1,000 crore or more, or having the net profit of ₹5 crore or more। तो ऐसी कंपनीज को जरूरी है कि वो CSR प्रोविजंस को फॉलो करें, उनको जो भी उनके लास्ट 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के 3 इयर्स का जो भी नेट प्रॉफिट हो रहा है एवरेज, उसका 2% उनको इसमें देना होता है ओके। In India, companies are now free to spend more than the mandated 2% of their net profit on CSR in any year. An excess amount spent can be set off against the CSR spending obligation in the future years, subject to riders. मान लीजिए अगर 2% से ज्यादा खर्च कर दिया, उनके नेट प्रॉफिट का 2% अगर मान लीजिए 20 लाख आता है और उन्होंने 30 लाख खर्चा कर दिए, सो जो एक्सेस खर्चा करे दैट इज 10 लाख, उसको वो यूज कर सकती है फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट ईयर अगर ज्यादा प्रॉफिट अगेन होता है तो जो CSR उनको एक्टिविटीज की तरफ देना है तो उतना कम भी वो कर सकती हैं ओके। In July 2019, government had amended the law that treated non-compliance with the CSR provision as a criminal offense. अब अगर CSR provisions को fulfill नहीं करती हैं businesses तो पहले उसको as a criminal offense treat किया जाता था, but अब उसको as a civil offense treat किया जाता है। तो अब direct imprisonment ना होकर पेनल्टी लगती है ओके। द पेनल्टी एटलीस्ट ₹1 crore फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी एंड एटलीस्ट 2 lakhs फॉर ईच ऑफ द डिफॉल्टिंग ऑफिसर वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 टू रिप्लेस द इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years। तो पहले इम्प्रिजनमेंट होता था, सीधे जेल होती थी अगर CSR प्रोविजंस को कंपनी नहीं फॉलो करती थी, तो मैक्सिमम 3 साल की जेल होती थी। इसको अब रिप्लेस कर दिया, अब इम्प्रिजनमेंट की जगह पेनल्टी लगती है डिफॉल्टिंग कंपनी पे 1 करोड़ की, और जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उस पे कम से कम 2 lakhs की पेनल्टी लगती है। In the latest development, non-compliance with the CSR provision is now a civil wrong and not a crime, and shifted such violations to a penalty regime। तो वही चीज लिखी है, अब इसको एज अ क्रिमिनल
ऑफेंस ना ट्रीट करके उसको एज अ सिविल ऑफेंस ट्रीट किया जाता है और इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होकर पेनल्टी लगती है विच इज एटलीस्ट 1 करोड़ ऑन द डिफॉल्टिंग कंपनी एंड एटलीस्ट 2 lakhs ऑन द डिफॉल्टिंग ऑफिसर। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बाय व्हाट परसेंटेज शुड ग्लोबल एमिशंस बी कट बाय 2030 कंपेयर टू 2010 लेवल्स टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है 30%, 45%, 50%, 60%। सो साइंटिस्ट ने क्या कहा है, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस बाय 45% बाय 2030। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसेस स्पेशली ऑन द क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन है SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 15। सो क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड कौन सा SDG है, SDG 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज 5 पंच अमृत कमिटमेंट्स रिगार्डिंग नेट जीरो एंड एनर्जी टारगेट। ऑप्शन है अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय द ईयर 2050, जो गलत है, 2070 था। अचीविंग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, fulfilling 75% of the energy requirements from the renewable energy by 2030, इसमें भी 75% नहीं 50% इन्होंने कहा था, and reducing total projected carbon emissions by 2 billion tons by 2030, तो ये भी गलत है। करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी, जहां इन्होंने कहा था कि 500 गीगावाट हम लोग नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज अपडेटेड टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट GDP बाय 2035 कंपेयर टू 2005 लेवल्स। ऑप्शन है 35%, 45%, 47%, 60%। सो अपडेटेड टारगेट है 47%, जो पहले 45 था बाय 2030, तो 2031 35 के लिए अपडेटेड NTC सबमिट करें, जहां पर इनका अपडेटेड टारगेट है रिड्यूस द कार्बन एमिशंस बाय 47% बाय 2035 एंड 45% बाय 2030। Next, which section of Companies Act 2013 provides the legal support for corporate social responsibility in India? Options है section 115, option B section 125, section 135, section 145। So right answer है option C। हमने देखा था section 135 और Indian Companies Act deals with the CSR, जिसमें बताता भी है कि कौन सी कंपनीज है जो कि क्वालिफाई होती है कि उनको CSR नॉर्म्स फुलफिल करने रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट। Next, how is non-compliance with the CSR provisions currently classified under latest regulatory developments? Options है serious criminal offence carrying mandatory imprisonment. Option B, a compoundable offence. Option C, civil wrong shifted to a penalty regime rather than a crime. Option D, administrative infraction with no financial penalties. तो अभी इसमें करेंटली इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अगर CSR एक्टिविटीज, CSR प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करती हैं बिजनेसेस, तो उसको एज अ सिविल ऑफेंस ट्रीट किया जाता है और इसमें पेनल्टी लगती है टू द डिफॉल्टिंग कंपनी 1 करोड़ और 10 लाख के ऑफिसर पे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेक्शन ओवर होता है। अगर आपको यूजफुल लगा हो जरूर से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस एंड फॉर ऑल द JIB related updates do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.